नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आकाश लेक्चर में। और इस समय हम क्लास 12th का चैप्टर 5 है उसके कुछ लेक्चर लेकर आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आकाश लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। जो यहाँ लिखा है ये टाइप कर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। यहाँ हम आए दिन लाइव आते रहते हैं और हमारे प्रत्येक अपडेट की जानकारी इंस्टाग्राम पर उपलब्ध होती है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। ये वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत है। इसमें ये सब कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ इसको क्या करना है, इसमें सिर्फ इसको पढ़ के रखना है। यहाँ तक ये क्रोमोसोमल जो सिद्धांत है इस सारे पेज को क्या करना है, पढ़ के रखना है। और इस पेज को भी पढ़ के ही रखना है इसमें, लेकिन यही पेज सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको क्या करना है, इसमें जो अंडरलाइन कर देते हैं हम इन वर्णों को ज़्यादा याद रखना है। तो इसमें क्या हैगा कि जो 1900 में 3 वैज्ञानिक डीवरेज, कोरेंस और बान सेनमार्क ने स्वतंत्र रूप से जो मेंडल लक्षणों की वंशा के संबंध मेंडल के परिणाम की पुनः खोज की। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, आप इसको याद रखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ आता है जो वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत था उसे सटन बाबरी ने प्रतिपादित किया था। इसमें ये भी बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। अब जो इनका जो नियम था सटन बाबरी का वो क्या था वो हम यहाँ देखते हैं। तो क्या नियम था, सटन बाबरी का जो नियम था वो यहाँ से था, यहाँ से लेकर आखिरी तक क्या था कि जीन के समान ही गुणसूत्र भी युग्म के रूप में पाए जाते हैं। यानी जीन के समान जो गुणसूत्र होते हैं वो भी युग्म के समान ही पाए जाते हैं तथा एक एलील के दोनों जीन समजात गुणसूत्रों के समान स्थान पर विद्यमान रहते हैं। यानी क्या होता है कि जीन के समान जो गुणसूत्र होते हैं वह भी युग्म यानी दो के पेयर में क्या होते हैं, पाए जाते हैं तथा एक एलील के जो दोनों जीन होते हैं वो समजात गुणसूत्रों के समान स्थान पर क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। ये है सटन बाबरी का सिद्धांत था। कौन सा, क्रोमोसोमल सिद्धांत। ठीक है, इसको याद रखना है जो अंडरलाइन में है। अब इसकी तुलना की है, यानी इसमें जो ये होते हैं जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम और जीन है, इनकी तुलना की गई है। तो ये जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं क्रोमोसोम, और जो जीन है वह भी जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। युग्म जनन और दौरान इनका प्रकार विसंयोजन होता है कि एक युग्म जोड़ों से केवल एक ही की जा सकती है। ये सब आपको देख लेना है और कुछ नहीं, इसमें ये अलग अलग होते हैं वो आपको सिर्फ देखना है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ अभी इस जो वंशागति का जो क्रोमोसोमल सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किसने किया था, क्रोमोसोम सटन बाबरी ने इसका प्रतिपादन किया था। तो उसके जो सत्ता का था उसका प्रमाण किसने दिया था, वो दिया था मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर प्रयोग कर। जो ड्रोसोफिला थी उसका जो नाम था वो क्या था, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। इसको क्या बोलते थे, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर बोलते थे। ड्रोसोफिला का जो पूरा नाम था। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। तो मॉर्गन ने प्रयोग किस पर किए थे, तो ड्रोसोफिला पर किए थे। थॉमस एंड मॉर्गन व उनके सहयोगियों ने वंशागति के क्रोमोसोमल सिद्धांत पक्ष में प्रायोगिक साक्ष्य प्रस्तुत किए। ठीक है, वंशागति का जो क्रोमोसोमल सिद्धांत था उसके साक्ष्य में इन्होंने क्या किए, प्रमाण थे जो उसको प्रस्तुत किए। किसने, मॉर्गन ने और उनके सहयोगियों ने। ठीक है, तो अब इसमें उन्होंने क्या किया, मॉर्गन ने फलों की जो मक्खियां यानी फ्रूट फ्लाई थी जिनका तकनीकी नाम ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर था, ये हमने अभी बता दिया था। ड्रोसोफिला क्या था, मेलेनोगेस्टर था, उस पर इन्होंने क्या किए थे, प्रयोग किए थे। तो अब इन्होंने ड्रोसोफिला क्यों लिया, मटर क्यों नहीं लिया, उसका इसमें कारण थे। वो क्या कारण थे देखना है। तो मॉर्गन के मटर की बजाय ड्रोसोफिला चुनने के कारण थे वो क्या थे, वो देखना है। तो पहला कारण जो था, इनको प्रयोगशाला में एक सरल संश्लेषित माध्यम पर लगाया या पाला जा सकता है। सरल यानी कि कम सुविधा वाले जो
या कम सुविधा कहें, या फिर एक छोटी सी परास पर इनको क्या करता है, पाला जा सकता है। एक छोटे से अनुकूलन माध्यम में इनको पाला जा सकता है। ये अपना जीवन चक्र 2 सप्ताहों में पूर्ण कर लेती हैं, तो इनकी जो अगली संतति होती है उसके लिए हमें अधिक इंतजार नहीं करना होता है, जल्दी इसकी संतति बन जाती हैं। और जो फ्रूट फ्लाई में प्रजनन पूरे वर्ष भर करा सकता है, इसमें कभी भी इसमें प्रजनन हो सकता है, इसका कोई निश्चित काल नहीं होता है। नर व मादा लिंगों में स्पष्ट विभेद होते हैं। इनके जो नर व मादा लिंग होते हैं उनमें क्या होती हैं, स्पष्ट विभेद होती हैं। इस कारण से इसका प्रयोग किया मॉर्गन ने। केवल एक बार के मैथुन में बड़ी संख्या में संततियां प्राप्त की सकती हैं, अतः प्रेक्षण सहज पूर्ण हो सकते हैं। ये कुछ कारण थे जिसके कारण से जो मॉर्गन थे उन्होंने मटर का पौधा प्रयोग ना कर ड्रोसोफिला को चुना। ठीक है, वो इनका था। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमको चलना है आगे। तो क्या है, जो मॉर्गन का कार्य था, वर्क ऑफ द मॉर्गन, मॉर्गन ने क्या कार्य किया था वो हमें देखना है। तो टी.एच. मॉर्गन ने 1866 से 1945 को सन में 1933 में आनुवांशिकी के क्रोमोसोम की भूमिका संबंधी उनके कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने कार्य कब किस समय किया था, 1866 से 1945 के बीच कार्य किया था, और उन्हें 1933 में नोबेल पुरस्कार से विभूषित कर दिया गया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से क्या कर दिया गया था, विभूषित कर दिया गया था। अब दूसरा जो शुरू होता है वो यहाँ से होता है। क्या, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर अनेक एक संकर द्विसंकर जो थे वो क्रॉस थे उनको संपन्न किया। उन्होंने ड्रोसोफिला के महत्वपूर्ण सफेद आंख वाले उत्परिवर्तन की खोज भी की। उन्होंने लिंग के यहाँ लिंग सहलग्नता है, लिंग सहलग्नता वंशागति संबंधी हमारी समझ को विकसित किया, और मॉर्गन को प्रायोगिक अनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मॉर्गन को। ये हमने शुरू में बता दिया था कि मॉर्गन को प्रायोगिक अनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अब हमको देखना है आगे, ये सहलग्नता क्या है। तो एक ही क्रोमोसोम्स पर स्थित, झील नहीं है यहाँ, जीन, एक ही क्रोमोसोम्स पर स्थित जीन सहलग्नता, ये गलत लिखा है, सहलग्नता बा यह घटना अर्थात जीनों का एक साथ वंशागति होना सहलग्नता कहलाता है। ये सहलग्न कहलाता है, पर इस घटना को हम क्या कहते हैं, सहलग्न। यानी एक ही क्रोमोसोम्स पर जो होती हैं वो दोनों जीन स्थित होती हैं, उस घटना को हम क्या कहते हैं, सहलग्नता कहते हैं, या साथ साथ होती हैं। अब हमको देखना है लिंग निर्धारण है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसको देखना है। ठीक है, तो क्रोमोसोम द्वारा लिंग निर्धारण संबंधी प्रारंभिक कार्य हैकिंग ने 1891 में कुछ कीटों के शुक्र जनन के अध्ययन से प्रारंभ हुआ। हैगिंग ने एक संपूर्ण शुक्र जनन प्रक्रिया में कुछ कीटों हैगा, सीटों नहीं है, कुछ कीटों में एक विशिष्ट नाभिकीय संरचना देखी। उसने देखा कि 50% शुक्राणुओं में यह संरचना बनी हुई रहती है, जबकि शेष 50% शुक्राणुओं में नहीं पाई जाती। तो हैकिंग ने इस संरचना को एक नाम दिया, लेकिन वह इसके महत्व को नहीं समझ पाया। इसको क्या नाम दिया उसने, एक्स, जो क्या बोलते हैं उसे, क्रोमोसोम्स, इसको क्या दिया, क्रोमोसोम्स नाम दिया, लेकिन वो इसको समझ नहीं पाए।
तो अब हम देखते हैं आगे लिंग निर्धारण में क्या है। तो एक लिंगी द्विगुणित जीवों में एक विशेष क्रोमोसोम्स या क्रोमोसोम्स का एक जोड़ा लिंग निर्धारण से जुड़ा होता है। एक या एक कोई क्रोमोसोम्स होता है या फिर क्रोमोसोम्स का क्या होता है, एक जोड़ा होता है, वो लिंग निर्धारण से जुड़ा होता है। ये क्रोमोसोम्स लिंग क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। अन्य सभी क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऑटोसोमल होती हैं। एक ही जो होता है वो क्या होता है, वो होता है अपना लिंग क्रोमोसोम। बाकी सब क्या होती हैं, ऑटोसोमल होती हैं। जैसे मनुष्य में 23 जोड़े जो होती हैं क्रोमोसोम्स होती हैं, उनमें से 22 जो होती हैं वो ऑटोसोमल होती हैं, और जो एक 23वां जोड़ा होता है वो होता है कौन सा, लिंग क्रोमोसोम्स का जोड़ा होता है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। अब आ जाता है एक्स ओ प्रकार का जो लिंग निर्धारण होता है, यानी एक्स ओ टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। अनेक कीट जो होती हैं, कीट में ये डिटर्मिनेशन होता है। जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है कीटों में। किस में पाया जाता है, जो कीट होती हैं, कीट हुआ, कांकरोच हुआ, टिड्डा, वक्स व गोलकृमि में जो लिंग निर्धारण होता है वो एक्स ओ प्रकार का होता है। इसे एक्स ओ या एक्स एक्स प्रकार का भी कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के लिंग, जो एक प्रकार जो लिंग निर्धारण होता है वो एक्स ओ प्रकार का होता है। वो किस में होता है, कीट में होता है, काकरोच में होता है, टिड्डे में होता है, वक्स में होता है, गोलकृमि में होता है, एक्स ओ प्रकार का। ठीक है, ये याद रखना है। इस प्रकार के लिंग निर्धारण में क्या होता है, इस प्रकार के लिंग निर्धारण में मादाओं में लिंग क्रोमोसोम जो होती हैं वो एक्स एक्स होती हैं। क्या होती हैं, एक्स एक्स होती हैं, एक्स एक्स होती हैं। तथा यह केवल एक एक्स प्रकार के अंड का उत्पन्न करती हैं। जो एक एक्स होता है उस प्रकार के किस क्या करती हैं, ये अंड का निर्माण करती हैं या उत्पन्न करती हैं। नरों में केवल एक ही लिंग क्रोमोसोम्स होता है। नर होती हैं उनमें क्या होता है, केवल एक ही जो है क्रोमोसोम्स होता है। नरों में क्या होता है, एक ही प्रकार का जो है क्रोमोसोम्स होता है। तथा अब क्या आएगा, अतः यह एक्स ओ कहलाते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक ही क्रोमोसोम्स होता है या एक क्रोमोसोम्स होते नहीं है, इसको आप एक्स ओ कहेंगे या फिर एक्स जीरो कहेंगे, या इसमें होता नहीं, एक होता है एक्स, एक नहीं होता। ठीक है, इसको नॉट कहेंगे। ये क्या होता है, नॉट लगा है, एक होता है एक नहीं होता, कहलाती हैं। तथा दोनों प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न करती हैं। आधे जो होते हैं शुक्राणुओं में एक्स क्रोमोसोम्स होता है, तथा जो आधे होते हैं उनमें एक्स क्रोमोसोम्स रहित होते हैं। आधी नहीं है, वो आधे हैगा, इसमें क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम्स नहीं होता है। तो अगर अंड कोशिका जो है उसके निषेचन में ऐसी शुक्राणु से होता है जिसमें क्या हैगा, एक्स क्रोमोसोम हैगा, इसमें एक्स क्रोमोसोम हैगा, तो उसमें जो मादा जीव होगा वो क्या होगा, मादा का जन्म होगा, मादा जीव का जन्म होगा। क्यों, जो क्रोमोसोम रहित यदि शुक्राणु से जब अंड को निषेचित करता है, ठीक है, तब उसमें जो होता है वो क्या होता है, नर नर बनता है। नर जी लिखा है, अब नर बनता है। तो कांकरोच की जो प्रजाति होती है बिलोटा में, नरों में 23 क्रोमोसोम्स व मादाओं में 24 क्रोमोसोम्स होते हैं। नरों में कितने होती हैं, 23 क्रोमोसोम्स होती हैं, और जो मादा होती है उनमें कितने होते हैं, 24 क्रोमोसोम्स होती हैं। और इसमें जो इनकी जो संतानें होती हैं वो नर होती हैं, वो क्या होते हैं, उनके पिता नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हैगा चार्ट, ये युग्म हैगा, ये युग्म है। इस युग्म से एक इसे युग्मित किया, जब इनका युग्मन कराया तो जो एक्स एक्स थे वो क्या थे, मादा, और जो एक्स नोट वाले थे वो क्या थे, नर थे। तो जो एक्स नोट वाले बनेंगे जितने भी, वो क्या बनेंगे, नर। तो इसमें जो सभी में 50% की संभावना होती है, तो इसमें भी 50% की संभावना थी। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। अब आ जाता है
कि अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। तो मधुमक्खी में एक नए प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। इसमें नरों के क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो अगुणित 16 होती है। नरों में कितने होते हैं क्रोमोसोम 16 होते हैं, तथा मादाओं में जो कितने होते हैं द्विगुणित 32 होते हैं। अतः लिंग निर्धारण क्रोमोसोम्सों की जो संख्या होती है, क्या होती है, संख्या आएगा, समाज नहीं है, तो संख्या होती है संख्या, अच्छा समाज नहीं है वो समजात है, क्या आएगा, समजात की जो संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, उनकी क्या पड़ता है, संख्या पर जो है वो निर्भर करती है। तो किस प्रकार से करती है, उनकी संख्या पर निर्भर, ये इनकी संख्या पर इस प्रकार से वो निर्भर करती है। अब क्या होता है, इसमें मादाओं में जो होती हैं 32 होते हैं और नर में होते हैं 16। तब इनका जब युग्मन कराया जाता है, जब युग्मन कराया जाता है, युग्मन कराया गया, 32 में से 2 होंगे। अब इसमें जो लिंग निर्धारण का मुख्य कारण होता है वो क्या होती है, मादा होती हैं। इनका 2 युग्मन होता है, इनका तो सिर्फ एक ही होता है। अब जब इन दोनों को मिलते हैं तो इसमें 32 बनते हैं जिस भी जगह पर। वहाँ क्या होता है, जहाँ पर 32 बनते हैं वहाँ पर मादा का निर्माण होता है, और जहाँ पर ये क्रोमोसोम संख्या 16 रह जाती है वहाँ पर नर का जन्म होता है। ठीक है, तो अब जो एक आयाता है एक्स एक्स या एक्स एक्स तथा एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण, या एक्स एक्स तथा एक्स वाई टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन है ना, इसमें क्या हैगा, इसमें एक जो है इस प्रकार के लिंग निर्धारण में मनुष्य आता है। ठीक है, तो जो मनुष्य का एक क्रोमोसोम्स होता है जो वाई, वो छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा होता है। और इसमें जो दोनों, इस जो मादा में दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं वो आकार प्रकार में बिल्कुल समान होते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो जो लिंग निर्धारण था इसमें क्या था, इसमें एक्स एक्स होते हैं और इसमें एक्स वाई होते हैं। इनका जब युग्मन कराया जाता है यहाँ पर और यहाँ पर, अब यहाँ से लेंगे तो यहाँ पर, और यहाँ से लेंगे तो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ किसका निर्माण होता है, एक्स एक्स का निर्माण हुआ यहाँ पर। तो यहाँ किसका निर्माण हुआ, यहाँ पर जब निर्माण हुआ एक्स एक वाई, किसका हुआ, एक्स वाई का निर्माण हुआ। यहाँ पर देखें तो एक एक्स एक वाई, तो यहाँ पर भी एक्स वाई का निर्माण हुआ, एक्स वाई का। ठीक है, अब यहाँ पर देखें एक एक्स हुआ एक एक्स, तो किसका हुआ, एक्स एक्स का निर्माण हुआ। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, एक्स एक्स, यानी कि एक्स 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 वाई, यानी ये हुए नर, ये हुए मादा, ये हुए मादा। तो इसमें जो संभावना है वो कितनी होती हैं, 50% होती हैं। कितनी, जो संभावना है वो 50% होती हैं। ठीक है, तो इसका ये डायग्राम बना लीजिए आप, इस हिसाब से समझ सकते हैं इसको। ये हो गया। अब देखना है हमको ZW या ZZ टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, यानी ZW या ZZ प्रकार का जो है लिंग निर्धारण। तो पक्षियों व कुछ जो पक्षी व कुछ सरीसृपों में नर तथा मादा दोनों लिंगों में दोनों लिंग क्रोमोसोम्स होते हैं। लिंगों में क्या होती हैं, दोनों लिंग क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन इनमें जो मादाएं होती हैं वो विषम युग्मकी होती हैं। इनकी मादाएं कैसी होती हैं, ये मादाएं होती हैं ZW विषम युग्मकी होती हैं। अर्थ यह है कि
मादा जो है वो विषम युग्मकता का उदाहरण है। पहले वर्णित किए गए जो लिंग निर्धारण होते हैं उनमें सब जो विषम थे वो नर के थे, लेकिन इसमें क्या होती हैं, जो विषम युग्मक होती हैं वो मादाएं होती हैं। ठीक है कि तो पक्षियों में उल्टा होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्रोमोसोम्स में जेड व डब्ल्यू तथा नरों के लिए क्रोमोसोम्स जेड जेड डब्ल्यू होते हैं, मादाओं के लिए क्या होती हैं, जेड व डब्ल्यू होती हैं, नरों के लिए जो होते हैं वो जेड जेड ही होते हैं। ठीक है, अब इसमें से इनका जो हैगा वो ये डायग्राम हैगा, तो इसमें क्या हैगा, ये जेड जेड ये किसके लिए होते हैं, नर के लिए, जेड डब्ल्यू किसके लिए होते हैं, मादाओं के लिए। तो इनका उसी प्रकार से युग्मन कराया तो इसमें जो 50% संभावना होती है वही संभावना इसमें भी है। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं, इस डायग्राम को अच्छे से याद कर सकते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट। तो आज का हमारा ये लेक्चर था, ये कंप्लीट हो चुका है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।